हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं उत्तराखंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक फैक्ट को एमसीक्यूज के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। इससे साथियों बहुत गहरे वाली प्रैक्टिस होने वाली है हमारी उत्तराखंड की। तो आज जिस चैप्टर के हम 100 से ज्यादा एमसीक्यूज देखने वाले हैं उसका नाम है उत्तराखंड की राजनीतिक अवस्थिति। और साथ ही साथ हम राज्य के चिन्हों से संबंधित भी प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही और कितने गलत हुए हैं आज की इस वीडियो में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है, यानी आपको टिप्पणी अवश्य करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय यह हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा राज्य था। तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ था ना बच्चों, 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। और उस समय जो हमारा प्यारा उत्तराखंड राज्य है ये हिमालय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य होता है, ठीक है, 11वां राज्य होता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसे 2 यूनियन टेरिटरी में विभक्त कर दिया जाता है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो जाता है लद्दाख बच्चों, ठीक है, लद्दाख। यानी जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है। और आज के समय में जम्मू एंड कश्मीर नाम का कोई भी राज्य नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का आज के समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक लद्दाख के नाम से हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो पहाड़ी राज्य है ना या हिमालयी राज्य हैं वो वर्तमान में केवल 10 हैं। और वर्तमान में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों के क्रम में जो नंबर है बच्चों वो 10वां है, ठीक है, वर्तमान में 10वां है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित बनने के बाद भारतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान हो गया है। देखिए, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था तो भारतीय गणतंत्र का या फिर कह लीजिए भारतीय राज्यों में जो उत्तराखंड का क्रम था ना वो 27वां क्रम था, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य था उत्तराखंड। लेकिन क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर के पास राज्य का कोई दर्जा नहीं है तो अब उत्तराखंड का जो क्रम है बच्चों वो 26वां है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1.69%, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है ना वो 1.69% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पहाड़ी भाग का सटीक प्रतिशत क्या है, यानी पर्वतीय भाग का क्या सटीक प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 86.07%, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, एक पर्वतीय राज्य है, ठीक है। तो अधिकतर जो भाग है उत्तराखंड का वो पहाड़ी है, ठीक है, यानी पर्वतीय है, यानी हिमालय ही है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है वो कितना है, 86.07% है। और जो मैदानी भाग है वो कितना है, 13.93% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है। देखिए, इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी आएंगे। मैंने क्या कहा है कि हम प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक फैक्ट को एमसीक्यूज के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार के आपको आसान आसान प्रश्न भी देखने को इस सीरीज में मिलेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा दमदार होगी और ज्यादा गहरी होगी। तो आसान प्रश्न को भी इग्नोर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो उत्तराखंड की कुल लंबाई होगी वह होगी बच्चों 358 किलोमीटर। और उत्तराखंड का जो आकार है ना वो एक आयताकार है, लगभग आयताकार है, ठीक है। लगभग उत्तराखंड का आकार आयताकार है। और मान लीजिए ये ईस्ट है यानी पूर्व है और ये वेस्ट है। तो उत्तराखंड की जो लंबाई है ना पूर्व से पश्चिम वो 358 किलोमीटर है, ठीक है, 358। और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर है, ठीक है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। कौशिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कौशिक समिति का गठन 1994 में किया गया था। कब किया गया था, 1994 को कौशिक समिति का गठन किया गया था। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस तिथि को कर दिया गया था? तो 9वां प्रश्न काफी आसान है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। राज्य चिन्ह के सबसे ऊपरी भाग में, जो यहां पर बात हो रही है उत्तराखंड का जो राज्य के चिन्ह है, ठीक है, उसकी, तो राज्य चिन्ह के सबसे ऊपरी भाग में अंकित पर्वत चोटियों में से मध्य चोटी की क्या विशेषता है? ठीक है, यह सबसे छोटी है, यह अन्य दोनों से ऊंची है, इसमें अशोक की लाट नहीं है, यह चकोर है। तो क्या विशेषता होगी? देखिए, पहली बात तो हमें समझ लेनी है कि जो हमारा राज्य चिन्ह है ना, उसमें 3 चोटियां हैं, 3 इस प्रकार की चोटियां हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाली चोटी है, ठीक है, बीच वाली जो चोटी है ये अन्य दोनों चोटी से ऊंची है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, ठीक है, यह अन्य दोनों चोटी से ऊंची है, क्योंकि मध्य चोटी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में किस उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है? ठीक है, देखिए ये जो बीच की चोटी है ना, उत्तराखंड में जो बीच की चोटी है, इसी में अशोक की लाट हमें दिखाई देती है, और अशोक की लाट के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये हमने मुंडकोपनिषद से लिया है बच्चों। कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, राज्य चिन्ह के नीचे की ओर नीले रंग में कितनी जलधाराएं दिखाई देती हैं? तो राज्य चिन्ह में जो जलधाराएं दिखाई देती हैं नीले कलर में, वो 4 जलधाराएं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। राज्य चिन्ह में कौन सी नदी की जलधारा शामिल नहीं है? 13वां प्रश्न ये है, ठीक है, ओके, ठीक है। राज्य चिन्ह में कौन सी नदी की जलधारा शामिल नहीं है? ए गंगा, बी यमुना, सी काली और डी अलकनंदा। इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है, इस प्रश्न को इग्नोर, क्योंकि अगर हम परीक्षा वाणी में देखें ना, तो जो हमारा राज्य के चिन्ह है ना, इसमें 4 जो नदी की जो लहरें दिखाई गई है ना, वो केवल लिखा है परीक्षा वाणी में कि ये गंगा की लहरें हैं, और अधिकतर पुस्तकों में गंगा की लहरें ही उन्हें बताया गया है, चारों की चारों जो लहरें हैं उन्हें गंगा की लहरें बताया गया है। लेकिन जो अन्य पुस्तक हम देखते हैं उनमें इन 4 लहरों को 4 अलग अलग नदी की लहरें भी बताया गया है, ठीक है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और रामगंगा, ठीक है, और काली, ठीक है, रामगंगा और काली, इन नदियों की लहरें बताया गया है, इन चारों लहरों को। तो इसमें अलकनंदा शामिल नहीं है, ठीक है, इस हिसाब से अलकनंदा शामिल नहीं है। तो आप ये जो प्रश्न है इसे इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बनना हमारे जो यूके SSC आयोग है या फिर यूके PSC जो आयोग है, इनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने आपको नदियों का नाम बता दिया, गंगा, यमुना, काली और रामगंगा, ठीक है, काली और रामगंगा, इन 4 लहरों का विवरण हमें मिलता है, ठीक है, और वर्णन हमें मिलता है पुस्तकों में देखने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य चिन्ह में लाल रंग की पृष्ठभूमि किसका प्रतीक मानी गई है? तो ये मानी गई है शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का बच्चों, ठीक है। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2001 में, याद रखना है आपको। उत्तराखंड राज्य द्वारा राज्य चिन्ह का जो निर्धारण किया गया था वो वर्ष 2001 में किया गया था। अब हम कस्तूरी मृग से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों वह है मास्कस काइसोगास्टर। क्या है? मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है, ओके। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। कस्तूरी मृग किस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वह होगा 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो कस्तूरी मृग हैं ये बहुतायत में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग मुख्य रूप से किस परिवार का सदस्य है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मोसीडे परिवार का कस्तूरी मृग सदस्य है, ठीक है। कस्तूरी मृग जो है वो मोसीडे परिवार का सदस्य है। एक वयस्क कस्तूरी मृग की औसत आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 20 वर्ष, ठीक है, लगभग 20 वर्ष जो कस्तूरी मृग होता है इसकी औसत आयु होती है बच्चों। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक है। कस्तूरी केवल नर मृग से कितने वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जा सकती है? तो 3-3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। एक बार शल्य चिकित्सा के द्वारा जो कस्तूरी मृग होता है उसके गुदा के आसपास से क्या निकाली जाती है? कस्तूरी निकाली जाती है, और इसे प्रत्येक 3 वर्ष में निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम।
एक बार में नर मर्ग से कितनी मात्रा में कस्तूरी निकाली जा सकती है? तो इसका सही आंसर है 30 से 45 ग्राम बच्चों। ठीक है, काफी आसान प्रश्न यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री करेंगे तो प्रत्येक फैक्ट हमारे लिए वरदान साबित होगा बच्चों। ठीक है, ओके। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वह होगा 1972 में। ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है वो बागेश्वर में स्थित है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 25वां प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा 1982। ठीक है, और ये प्रश्न लगातार यूके SSSC पूछता रहता है, हर तीसरी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को ही मिलता है। काचूला खर्क से संबंधित प्रश्न हमेशा आता है। ठीक है, ओके। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? 26वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। ये अस्कोट लिखा हुआ है बच्चों, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या होता है? जो कस्तूरी होती है, जो कस्तूरी मृग से निकलती है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में कस्तूरी मृग को कपिल कहा जाता है? ठीक है, कपिल किस राज्य में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देश में कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है कपिल। ठीक है, कपिल कहा जाता है नेपाल में। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। कस्तूरी मृग को पिंगल किस क्षेत्र में कहा जाता है? पिंगल। ठीक है, 29वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में पिंगल कहा जाता है कस्तूरी मृग को। 30वां प्रश्न है। मृग के किस अंश के पास कस्तूरी एक गांठनुमा थैली में एकत्रित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभि के पास में। ठीक है, नाभि के पास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? अब हम ब्रह्म कमल से संबंधित देख लेंगे प्रश्न। ब्रह्म कमल जो है बच्चों ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? ब्रह्म कमल का जो स्थानीय नाम है वो है कोलपदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दूधा फल नाम से पुकारा जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? गलगल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या नाम दिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व में जो ब्रह्म कमल है उसे सुगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां हैं? 210 प्रजातियां हैं। और उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं बच्चों? तो 24 प्रजातियां हैं। याद रखना है आपको। ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय क्या होता है? क्या होता है ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई से सितंबर बच्चों। ठीक है, ब्रह्म कमल के पौधे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ब्रह्म कमल के पौधे की जो औसत ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल किस देवता का प्रिय पुष्प माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव। और केदारनाथ जो मंदिर है उसमें यह चढ़ाया भी जाता है बच्चों ब्रह्म कमल। ठीक है, ब्रह्म कमल की किस प्रजाति को कस्तूरी कमल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुसोरिया फिफेरा बच्चों। ये फिफेरा है, फिकेरा नहीं, फिफेरा। ठीक है, फिफेरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेपाल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोपा गोला नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे की जड़ों को पीसकर किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जाता है? 43वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा हड्डी उपचार के लिए। ठीक है, हड्डी उपचार के लिए। फेन कमल यानी कस्तूरी कमल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बच्चों फेन कमल यानी कस्तूरी कमल पाया जाता है। ठीक है, नंदाष्टमी के दिन किस पुष्प को तोड़े जाने का महत्व माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म कमल। बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? बुरांस से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बच्चों। काफी आसान प्रश्न आ रहे हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेकिन
जब हम अन्य चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक जो क्वेश्चन होगा ना बच्चों, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इस चैप्टर से मैं इन प्रश्नों को हटा सकता था जो काफ़ी आसान है, लेकिन फिर देखिए, मैंने जो मैं वादा कर देता हूँ उसे निभाता हूँ। मैंने वादा किया है कि मैं प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसका मैं क्वेश्चन अवश्य बनाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न इतनी ज्यादा संख्या में हो गए हैं। 46वें प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, बुरांस का जो वानस्पतिक यानी वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, बुरांस के फूलों का रंग सफेद किस ऊंचाई पर हो जाता है? तो 11,000 फीट की ऊंचाई से अगर आप ऊपर जाएंगे तो बुरांस के फूलों का रंग जो है वो सफेद हो जाएगा। ठीक है, बुरांस के वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम बुरांस के वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों संरक्षित वृक्ष के श्रेणी में। बुरांस किस देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है? तो बुरांस जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बुरांस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुरांस। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को गुरांस कहते हैं। ठीक है, बुरांस के फूलों के खिलने का क्या समय होता है? तो इसका सही आंसर होगा फरवरी से अप्रैल जो है ना बुरांस के फूल खिलते हैं। बुरांस के फूलों का जूस किस रोग के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय रोगियों के लिए बच्चों। ठीक है, हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कन्नड़ भाषा में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो 43वें प्रश्न का सही आंसर होगा बिली कहा जाता है। बिल्ली नहीं, बीली। ठीक है, बिली कहा जाता है। बुरांस के पुष्प में कौन सा रसायन पाया जाता है जो डायबिटीज के लिए काफी फायदेमंद होता है? तो 54वां प्रश्न का सही आंसर होगा मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल पाया जाता है और ये डायबिटीज के लिए काफी फायदेमंद होता है। वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को किस वर्ष संरक्षित घोषित किया गया था? तो 55वें प्रश्न का सही आंसर होगा 1974। ठीक है, मोनाल का, ये मोनाल है। ठीक है, मोनल नहीं है, मोनाल। ठीक है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों वह है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, 56वां प्रश्न है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका सही आंसर हो जाएगा। मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है? तो मोनाल का जो प्रिय भोजन है बच्चों वह है आलू। क्या है? आलू। किस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की पत्नी के नाम पर मोनाल का वैज्ञानिक नाम रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यायालय पूछा है ना, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर इम्पे था उनका नाम, इम्पे। ठीक है, इम्पे। तो इनकी पत्नी का नाम था मैरी इम्पे। ठीक है, मैरी इम्पे। सर एलिजा इम्पे इनका पूरा नाम था और इनकी पत्नी का नाम था मैरी इम्पे। तो इनके नाम पर, मैरी इम्पे के नाम पर इसका मोनाल का जो है ना वो वैज्ञानिक नाम रखा गया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इम्पीजेनस, इम्पी ये जो आता है ना तो ये क्या है, उन्हीं के नाम पर है। जो मुख्य न्यायाधीश है कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के, उस समय कलकत्ता का जो न्यायालय था ना सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे इनकी पत्नी का नाम इम्पे था और इम्पे के नाम पर ही इसका वैज्ञानिक नाम पड़ा। ठीक है, मोनाल जो पक्षी है इसको कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मोनाल जो पक्षी है इसे कश्मीर में कहा जाता है मन्याल। ठीक है, मन्याल, ये मंजाल लिखा गया, मन्याल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? मन्याल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मोनाल को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मोनाल को कहा जाता है बच्चों नीले गुरु। ठीक है, ओके। मोनाल पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है? तो मोनाल जो पक्षी है वो अपने अंडे देती है बच्चों चट्टान या पेड़ के छेद में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत मोनाल को संरक्षित घोषित किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा अनुसूची 1 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में 1 के तहत मोनाल को संरक्षित पक्षी घोषित किया गया है। 2008 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने मोनाल पक्षियों की संख्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 919। ठीक है, 2008 में मोनाल की जो है ना वो गणना की गई थी और इसका मोनालों की जो संख्या थी वो 919 थी। ठीक है, हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? तो मोनाल को कहा जाता है। ठीक है, नर मोनाल के सिर पर मयूर की भांति क्या होती है? तो कलगी होती है। ठीक है, कलगी होती है बच्चों। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है ना बच्चों, वह है पापिलिया बियार। ठीक है, पापिलिया बियार इसका वैज्ञानिक नाम है। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा किस वर्ष या किस तिथि को दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2016 को। कॉमन पिकॉक तितली किस पेड़ में अंडे देती है? तो टिमरू के पेड़ में देती है। ठीक है, टिमरू 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 कहा जाता है हमारे यहाँ, इसे हमारे उत्तराखंड में टिमरू कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है और इसे कब घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है ना, वो क्या है? फुटबॉल है और इसे 2011 में घोषित किया गया था। राज्य वाद्य यंत्र ढोल किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था? ठीक है, कि भाई हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र होगा वो ढोल होगा, ये किस समिति की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों भंडारी समिति की सिफारिश पर जो ढोल है उसे हमारे उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2015 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सतसत वंदन होगा यहाँ पर। ठीक है, सतसत वंदन अभिनंदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बच्चों हेमंत बिष्ट के द्वारा। ठीक है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोही थे। ठीक है, बटोही। उत्तराखंड का राजकीय फल कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय फल है बच्चों काफल। ठीक है, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफल का जो वैज्ञानिक नाम है वह है बच्चों मैरी एक्सियोलेंटा। एक्सियोलेंटा। ठीक है, कुमाऊं की महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली पारंपरिक अनुष्ठानिक कला कौन सी है? तो ऐपण है बच्चों। क्या है? ऐपण। याद रखना है, ऐपण इसका सही आंसर होगा। ऐपण कला में आमतौर पर किस रंग की सतह का प्रयोग किया जाता है? ऐपण कला में आमतौर पर किस सतह का प्रयोग किया जाता है? जो सतह का मतलब है बैकग्राउंड जो होगा, और जिस बैकग्राउंड के ऊपर हम फिर डिजाइन करेंगे, ऐपण करेंगे, तो उस सतह की बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा लाल सतह के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है, ऐपण कला की जाती है। ठीक है, हरेला त्योहार उत्तराखंड के किस क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हरेला जो त्योहार है ना, वो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, हरेला पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरेला पर्व बच्चों श्रावण माह में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तराखंड का राजकीय नृत्य है पांडव नृत्य। ठीक है, पांडव नृत्य, ये पांडव नहीं है, पांडव है। पांडव नृत्य किस घाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो पांडव नृत्य जो है ना बच्चों, ये केदार घाटी में प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तराखंड की राजकीय मिठाई बाल मिठाई किस जनपद की प्रसिद्ध है? ठीक है, किस जनपद की प्रसिद्ध मिठाई है? तो अल्मोड़ा। ठीक है, बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। 83वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। 2010 जनवरी 2010 में अपनाया गया था द्वितीय राजभाषा को, द्वितीय राजकीय भाषा को, सॉरी, संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा या राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? जैसा कि मैंने बताया जनवरी 2010 का है, ये रहा। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क उत्तराखंड के किस स्थान पर खोला गया है? तो ये लच्छीवाला देहरादून में खोला गया है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित माणा गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो माणा गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। माणा गांव के पास किन दो नदियों का संगम है? तो माणा गांव के पास में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है। ठीक है, माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल किस नाम से जाना जाता है? तो भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माणा गांव किस जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है? देखिए, माणा गांव अब पूरे भारत का, देश का प्रथम गांव माना जाता है और इसलिए ये प्रश्न माणा गांव से मैंने संबंधित यहाँ डाल दिया है। तो भोटियाओं की एक मारछा जनजाति है, भोटिया जनजाति की उप जनजाति है मारछा जनजाति। तो माणा गांव में ग्रीष्मकालीन में आ जाते हैं मारछा लोग। ठीक है, माणा के पास स्थित नीलकंठ चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा गांव को देश का पहला गांव किस तिथि को घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 2022 को देश का पहला गांव घोषित कर दिया गया है माणा गांव को। पहले इसे देश का अंतिम गांव कहा जाता था। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO ने माणा गांव में देश का पहला गांव
का साइन बोर्ड कब लगाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल 2023 को बोर्ड लगा दिया था इन्होंने कि ये देश का भाई पहला गांव है। ठीक है, भारत का पहला लेखक गांव कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला लेखक गांव कहाँ स्थित है भैया? तो थानो, देहरादून में। थानो नामक गांव है और ये देहरादून जनपद में स्थित है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 27 अक्टूबर 2024 को किया गया था। माणा गांव समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3219 मीटर की ऊंचाई पर। पुराणों के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानसखंड। ठीक है, पुराणों के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो केदार खंड के नाम से पुकारा जाता है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग कैसा है? आयताकार है। ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? महत्वपूर्ण यह प्रश्न है बच्चों, अप्रैल 2001 इसका सही आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, अशोक लाट के नीचे अंकित सत्यमेव जयते की लिपि क्या है? तो देवनागरी इसकी लिपि है बच्चों। ठीक है, आज के जो प्रश्न थे वो काफी आसान थे। ठीक है, काफी आसान आज के प्रश्न थे, लेकिन जब हम महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जैसे उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था या फिर उत्तराखंड का इतिहास बच्चों, अन्य जितने भी चैप्टर हैं, तो उसमें प्रत्येक फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण तो ये भी है, लेकिन क्योंकि परीक्षा वाणी में पहला ही ये चैप्टर आता है तो बच्चों को ये आसान लगता है। ठीक है, ये लगभग हर नए पुराने बच्चों को इससे संबंधित ये जो राज्य के चिन्ह हैं, इससे संबंधित जितने फैक्ट हैं तो ये याद रहते हैं, तो इसलिए याद आसान लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल फिर से हम मिलेंगे नई सीरीज में। ठीक है, नई क्लास में जो इसी सीरीज से संबंधित होगी, जिसका नाम है उत्तराखंड चैप्टर वाइज MCQ सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।